गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10 और ये टॉपिक का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। इसके अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ने वाली चीज़ों को वो तरल के अंदर मतलब वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो कि तरलों का गुण, कि पदार्थों मतलब पानी के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, किसी लिक्विड के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, वो जो सारे प्रॉपर्टीज है वो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है दाब का। दाब बहुत बार करवाया जा चुका है। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। पी से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? और ये मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी? m1 L-1 T-2। नोट कर लीजिए इसको बेटा। ठीक है। अब द्रव पढ़ने के लिए पास्कल ने एक नियम दिया। द्रवों के लिए पास्कल ने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। पास्कल क्या था? एक साइंटिस्ट था। इसने क्या नियम दिया? पास्कल ने बताया कि जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है, जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है, हाँ तो भाई क्या होगा जब लिक्विड के अंदर डाला जाता है? तो इसके ऊपर चारों ओर से जो दबाव लगेगा, दाब लगेगा या बल लगेगा, उसका मान कैसा रहेगा? समान रहेगा। पास्कल ने क्या बोला कि जब किसी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो दाब होता है वो सभी स्थानों पर कैसा रहता है? समान रहता है। इसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। इसके कथन को मैं आपको लिखा रही हूँ, लिखिए। इस नियम के अनुसार किसी तरल में किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित होता है। सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित होता है तथा सदैव पात्र के अभिलंब लगता है। इसे द्रव का पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द्रव स्तंभ के कारण दाब, जो कि आपकी बुक में से एकमात्र यही टॉपिक है जो हटा दिया है। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब। अगला टॉपिक है, बुक को खोल के रखो। ठीक है, बुक को बंद नहीं करना है आपको। वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब। हेडिंग डाल दीजिए। वायुमंडलीय दाब और है यहाँ गेज दाब। तो इनके बारे में हम पहले थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं जिससे वो समझने में आसानी रहे। तो लिखिए, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है।
वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, कि अपने यूनिवर्स के अंदर किसी वस्तु पर कोई दाब लग रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, वायुमंडलीय दाब कह रहे हैं। और इसे व्यक्त किससे करते हैं, दाब के नीचे थोड़ा सा ए लगा देते हैं, यह हो गया है आपका वायुमंडलीय दाब। इसे PA से व्यक्त करते हैं, इसे PA से व्यक्त करते हैं तथा इसका मान याद रखना 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल होता है। अब तो आपको पूछ ले जाए कि गेज दाब क्या होता है भाई, तो किसी भी चीज का दाब वायुमंडलीय दाब से कंपैरिजन में निकाला जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका गेज दाब। कहने का मतलब है कि आपको किसी भी वस्तु का दाब निकालना है, किसी भी वस्तु का दाब निकालना है तो उसका जो मेन दाब है उसमें से वायुमंडलीय दाब को माइनस कर दो, उसका एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, कि हम बोल दें कि जो कोई एक बोतल है उसका प्रेशर है 3 पास्कल, 3 पास्कल प्रेशर है टोटल। ठीक है, टोटल 3 पास्कल प्रेशर आ रहा है तो उसके अंदर से हमको क्या हटाना पड़ेगा, वायुमंडलीय दाब को हटाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि जो इसका मेन प्रेशर है वो कितना है। ठीक है, तो गेज दाब क्या होता है, लिखिए जब किसी संपूर्ण दाब से वायुमंडलीय दाब को घटा दिया जाए, वायुमंडलीय दाब को घटा दिया जाए तब इसे गेज दाब कहते हैं। तब इसे गेज दाब कहते हैं। P माइनस PA, ठीक है, और ये हो जाता है ρGH के बराबर। किसके बराबर हो जाए, ρGH के बराबर। यार ρ क्या है, घनत्व, G क्या है, ध्रुवीय त्वरण, और H क्या है, ऊंचाई। H क्या है, ऊंचाई। वो क्या है, घनत्व, G है ध्रुवीय त्वरण और H है ऊंचाई। नोट कर लो इसको। देखिए वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर की सहायता से भी किया जाता है, बैरोमीटर की सहायता से भी किया जाता है। अब हम यह समझेंगे कि बैरोमीटर क्या होता है। तो बैरोमीटर देखिए क्या होता है, बैरोमीटर किसी टब के अंदर, किसी टब के अंदर पानी भर दो, और इसके नीचे ये कांच की नली को उल्टा रख दो। क्या रख दिया, इसके नीचे इस कांच की नली को उल्टा रख दिया और यहाँ पर हमने लगा दिया पैमाना, पैमाना। ठीक है, और इसमें होता है पारा। क्या होता है, पारा होता है। तो जैसे हम इसे किसी बीकर के अंदर रखेंगे और पारे से इसको उल्टा रख देंगे तो ठीक है, इसके अंदर कुछ पैमाने के अंदर चीजें आएंगी, जैसे थर्मामीटर होता है। क्या होता है, मुंह में रखते हैं अपन, हीट की वजह से जो वो पारे की जो बॉल है वो क्या हो जाती है, हीट की वजह से इधर उधर डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती है, और जहां उसका डिफ्लेक्शन रुक जाता है वहां हमें पता चल जाता है कि इसको इतना फीवर है, इसको इतने डिग्री सेल्सियस फीवर है। उसी प्रकार ये होता है, इसका काम क्या होता है, बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करना। इसे आप बुक से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लिख दीजिए बैरोमीटर का कार्य वायुमंडलीय दाब का मापन करना है। अगली हेडिंग डाल दीजिए प्रवाह। अगला हमें क्या देखना है, द्रव का प्रवाह, द्रव का प्रवाह।
यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये सारे बिंदु एक ही पथ का अनुसरण करते हैं तभी क्या कहलाएगा, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, डेफिनेशन बुक से लिखोगे। विशुद्ध प्रवाह क्या होता है, विशुद्ध प्रवाह में जैसे झरने की गति, कोई भी कैसे भी जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई किधर फैल रहा है, कोई किधर फैल रहा है। किसका मतलब क्या हो गया, ये एक पथ का अनुसरण नहीं करते हैं। ये एक पथ का अनुसरण नहीं करते हैं मतलब कि एक जो नॉर्मल आपके नल के अंदर पानी आता है वो धारा रेखीय प्रवाह के अंदर आता है, लेकिन झरनों में टर्बुलेंट वगैरह ये सारी चीजें होती है, उनमें जो प्रवाह होता है वो होता है विशुद्ध प्रवाह। नोट कर लो इसको। अगली हेडिंग डाल दीजिए शांता। अगली हेडिंग का नाम है शांता। ठीक है, तब हम देखते हैं कि शांता क्या होती है, शांता को कैसे व्यक्त करते हैं। क्या डालेंगे हेडिंग, शांता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोलते हैं इसको विस्कोसिटी। अब ये शांता क्या होता है, द्रव के गाढ़ेपन की माप को शांता कहते हैं। क्या है, द्रव के गाढ़ेपन की माप को शांता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी शांता उतनी ही अधिक होगी। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी शांता है उतनी ही अधिक होगी। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम व्यक्त करते हैं ईटा से। यदि आपको पूछ लिया जाए कि तेल और पानी इसमें किसकी शांता अधिक होगी, तो किसकी शांता अधिक होगी, तेल की। ठीक है, यदि आपको पूछ लिया जाए तेल और ग्लिसरीन किसकी शांता अधिक होगी, ग्लिसरीन की शांता अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी शांता उतनी ही अधिक होगी। इसे नोट कर लो। ठीक है, अब शांता के बारे में पढ़ना इतना है कि इसे मीटा से व्यक्त करते हैं और इस प्रकार से इसको लिख देना है आपको। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि इसके गुण क्या है। कि हम देखते हैं कि पानी की बूंद बहुत जल्दी नीचे आ जाती है, लेकिन तेल की बूंद है वो धीरे 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 करके नीचे आती है। इसका मतलब इसका एक गुण हो गया कि शांता के अंदर जिसकी शांता अधिक होगी उसका वेग क्या होगा, कम होगा। कि यदि शांता बढ़ रही है तो वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये, इसे नोट कर लो। बाकी आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अभी।